अस्सलाम वालेकुम। अभी हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन या नफ्सियाती इस्लाहात, ठीक है, या साइकोथेरेपी के डिफरेंट वेज। नफ्सियाती इस्लाहात में मौलिज मरीज के नफ्सियाती मसाइल की नौइयत जानने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी जो आपके पास क्लाइंट आया है उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके सोचने का अंदाज क्या है, उसके महसूस करने का अंदाज क्या है, और उसका किरदारी अमाल किस तरह के हैं। नफ्सियाती इस्लाहात में मौलिज और मोवक्किल यानी मरीज के माबैन एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हमारा इसमें काम क्या होता है एज ए साइकोलॉजिस्ट कि हमने उसके किरदार में, उसके तासुरात में और उसकी सोचों में चेंज लाना होता है ताकि जो वो मेल एडजस्टमेंट है वो खत्म हो सके। नफ्सियाती इस्लाहात इलाज का वो तरीका है जो फर्द के जज्बाती नौइयत के मसाइल को हल करता है। इसमें फर्द के गैर ज़रूरी या उसकी ज़हनी नफ्सियाती ज़िंदगी में जो भी ऐसे ख्यालात होते हैं जो कि बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं या किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा कर रहे होते हैं, उनको चेंज किया जाता है, उनको बदला जाता है और उसकी नफ्सियाती सतह पर जो है वो बेहतरी की जाती है और उसको मस्बत अंदाज़ फ़िक्र में सोचने की और उसकी शख्सियत में पॉजिटिव चेंज लाकर उसका नफ्सियाती इलाज किया जाता है, ठीक है। इलाज करने के दो तरीके हैं, एक को कहते हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी और एक को कहते हैं ग्रुप साइकोथेरेपी। एक वक्त में अगर एक ही पेशेंट को देखा जाएगा तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी होगी, और अगर एक वक्त में बहुत सारे पेशेंट्स को देखा जाएगा जिनका प्रॉब्लम सेम हो तो उसको ग्रुप साइकोथेरेपी कहा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक होती है डायरेक्ट साइकोथेरेपी और एक होती है गैर अदायती तरीके इलाज। आप अगर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे, खुद हदायत देंगे और उसके मुताबिक इलाज अगर चलेगा, यानी कि थेरेपिस्ट के मुताबिक चलेगा तो उसको हम डायरेक्टिव थेरेपी कहेंगे, ठीक है। ये इलाज के सिलसिले में जो मामलात होते हैं वो बाकायदा और पूरी तौर पर मौलिज के हाथ में होते हैं, यानी कि थेरेपिस्ट के हाथ में होते हैं। जबकि गैर अदायती तरीके इलाज में जो है वो क्लाइंट को मरकजी हैसियत हासिल होती है, ठीक है। इसमें मौक्किल की राय को अहमियत दी जाती है। मौक्किल बताता है कि पहले कौन से इशू को डिस्कस किया जाए, ठीक है, और मौक्किल को हदायत न होने के बराबर दी जाती है, ठीक है, और इसमें मौक्किल की पसंद को तरजीह दी जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोथेरेपीज हैं, ठीक है। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है, ग्रुप साइकोथेरेपी है, उसके बाद जो है डायरेक्टिव काउंसलिंग है और फिर उसके बाद जो है वो इनडायरेक्ट काउंसलिंग है। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का बानी सिगमंड फ्रॉइड था। सिगमंड फ्रॉइड ने जो है ये कहा कि इंसान अपनी आप को एंजाइटी से बचाने के लिए डिफरेंट किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, और अपनी जितनी भी बातें होती हैं उनको लाशऊर में धकेल देता है, ठीक है। तो साइको एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है। इसके मुताबिक इंसान की पैदाइश के पहले 5 साल बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ठीक है, और इसमें ये होता है कि इंसान के शऊर है तो शऊर और लाशऊर तीन ज़हन के पार्ट्स हैं और जो भी उसके मसाइल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनको लाशऊर में धकेलने की कोशिश करता है। फ्राइड के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी में खानदान का किरदार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। खानदान और ख़ास तौर पर बाप का बच्चे की तरफ जारियाना किरदार, जारियाना रवैया लाशऊर का इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने माशरती इक़दार और रवायात आमतौर पर अपने पेरेंट्स से सीखता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, मकासद क्या होते हैं साइको एनालिसिस के, कि नंबर 1 मकसद क्या है कि एक तो उसके लाशऊर तक आगाही हासिल की जाए और उसके लाशऊर के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनका खात्मा किया जाए। नंबर 2 क्या है, जो थेरेपिस्ट है मौक्किल की नशोनुमा की तमाम मराइल का जायजा लेकर मालूम करे कि इसका क्लाइंट किस मरहले पर नाकाम तो नहीं रह गया, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, ठीक है, फैलिक स्टेज है, जेनिटल स्टेज है। तो इसमें किसी भी स्टेज पर लेटेंसी स्टेज है, फिर जेनिटल स्टेज है, किसी भी स्टेज पर इंसान जो है वो नाकाम तो नहीं रह गया।
اور اگر رہ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی لائف میں کیا پرابلمس آئی ہیں اس کا پھر سولوشن نکالا جاتا ہے. معالج معطل کی اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ وہ دنیا کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے. پھر جو تھراپسٹ ہے وہ کلائنٹ کو اپنی ذات اور ماحول سے مطابقت اختیار کرنے میں مدد کرتا ہے. مطابقت کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لینا. تعلیم نفسی کے طریقہ کار میں فرد کی انا کو مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ فرد کی ادراک اور منصوبہ بندی کی صلاحیت جو ہے وہ حقیقت پسند نہ ہو. سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ ایک بیانہ میں پیدا ہوئے 1856 to 1939. ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. 26 ایئرس آف ایج میں انہوں نے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی اور بطور نیورو فزیشین اپنا کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. یہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جن کو موت کا خوف ہوتا تھا یا فوبیاز ہوتے تھے، غیر حقیقی خوف ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کے پرابلم جو ہیں وہ ان کو یہ ڈسکس کرتے تھے. اس میں جو نمایاں انہوں نے کام کیا اس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، نیچر آف وومن فلاسفی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اگر بات کریں ویو آف وومن نیچر کا تو انسانی فطرت کے بارے میں فرائڈ مقصدیت کا قائل تھا. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا تھا کہ مقصدیت بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. فرائڈ کے بقول فرد کا کردار لاشعوری محرکات، حیاتیاتی اور جبلی ترغیبات اور جبلتوں پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ کہا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ دو طرح کے انسٹنکٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ڈیتھ انسٹنکٹس اور ایک ہوتے ہیں لائف انسٹنکٹس. اس نے پھر کہا کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ تین پہلوؤں پر مشتمل ہوتی ہے، ایڈ ایگو اور سپر ایگو. ایڈ جو ہے وہ اصول اخلاقیات پر مبنی، اصول لذت پر مبنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور لاشعوری ہوتی ہے. ایگو جو ہے وہ میڈیٹر کا رول پلے کرتی ہے اور اصول حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور یہ شعوری ہوتی ہے. اور سپر ایگو جو ہے اصول اخلاقیات پر مبنی ہوتی ہے اور یہ لاشعوری ہوتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی کام کرنے کے بعد کیا جزا یا سزا ہمیں مل سکتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ذہن تین چیزوں پر مشتمل ہے، شعور، تحت شعور اور لاشعور. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم ریلیشن شپ بٹوین دا تھراپسٹ اینڈ دا کلائنٹ کی بات کریں تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ٹرانسفرنس پر بیسڈ ہوتا ہے. پازیٹیو ٹرانسفرنس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ اپنے تھراپسٹ کے بارے میں پازیٹیو فیلنگز رکھنا شروع کر دے، اور نیگیٹو ٹرانسفرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھراپسٹ ہے وہ اپنے کلائنٹ کے بارے میں پازیٹیو یا نیگیٹو فیلنگز رکھنا شروع کر دے. انتقالیت جو کہ تعلیم نفسی کا اہم حصہ ہے، انتقالیت مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی ہو سکتی ہے، مخالفانہ بھی ہو سکتی ہے اور دو طرفہ بھی ہو سکتی ہے. انتقالیت کے تجزیے معالج یہ معلوم کرتا ہے کہ موکل نے کس طرح کے احساسات کا اظہار کیا. انتقالیت کی مدد سے فرد کے لاشعوری اور بچپن کے تجربات کو دریافت کیا جاتا ہے. تعلیم نفسی میں معالج اور موکل کا تعلق انتقالیت سے ہی بنتا ہے اور انتقالیت کی مختلف اقسام پر جو اوپر بیان کی گئی ہیں ان کی مدد سے موکل کی زندگی کے عام واقعات اور دوسری عام معلومات حاصل ہوتی ہیں. حتیٰ کہ فرد کے بچپن کے واقعات اسی بنا پر موکل جو ہے وہ معالج کے پاس علاج کی وجہ سے متعدد بار آتا ہے اور یوں ان کا ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اگر ہم ٹیکنیکس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے پری ایسوسیشن ہے، پھر اس کے بعد انالیسس آف ریزسٹنس ہے، پھر انالیسس آف ڈریمز ہے، پھر انالیسس آف ٹرانسفرنس ہے اور پھر ٹرمینیشن ہے. سب سے پہلے آزاد تلازم ہے، پری ایسوسیشن ہے. پری ایسوسیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو خیال بھی کلائنٹ کے ذہن میں آتا ہے اس کو بلا جھجک آپ نے کہنا ہے. ٹھیک ہے. مریض کو کاؤچ پر آرام دہ حالت میں لٹا دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے اور خود کو انتہائی پرسکون اور آرام دہ حالت میں منتقل کر دے. ٹھیک ہے. اگر اس کے ذہن میں کوئی بات ہے تو اس کو نکال دے. ٹھیک ہے. اور اپنے بچپن کی یادیں، ماضی کے واقعات، جذباتی تجربات اور احساسات، جو بھی بات اس کے ذہن میں آتی ہے اس کے بارے میں کھل کر گفتگو کریں اور ان کے اخلاقی یا غیر اخلاقی ہونے، چاہے بھی اس کے ذہن میں یہ نہ سوچے کہ لوگوں کو یہ اچھی لگے گی، بری لگے گی، یہ کتنی عجیب خیال ہے، یہ کتنی گندی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. اس طرح کی کوئی بات بھی اپنے ذہن میں خیال نہ لائے، بلکہ جو کچھ اس کے دماغ میں آتا ہے وہ کہتا جائے، چاہے وہ جتنا ہی شرمناک بھی ہوگا، نہ مقبول اور نہ خوشگوار کیوں نہ ہو، اس کو بالکل بلا جھجک جو ہے وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھا گیا ہے کہ موکل شروع میں اپنے ناگوار اور شرمناک خیالات کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اگر تھراپسٹ اپنے تجربے اور بصیرت کا صحیح طور پر استعمال کرے، اپنے کلائنٹ کی حوصلہ افزائی کرے اور ایسی فضا پیدا کرے کہ وہ اپنے ناگوار، شرمناک اور خطرناک خیالات کو بھی بغیر کسی جھجک کے
कह सकें, तो इस तरीके से थेरेपी अच्छे तरीके से हो सकती है। इससे मौकल मरीज की लाशौरी ख्वाहिशात का और उसके वाकयात का पता चलता है, वो शऊर में लाने के काबिल हो जाता है, ठीक है, और थेरेपिस्ट को आगाही हासिल होती है, ठीक है। इसको हम आजाद तलाज़ुम कहते हैं। बाज़ औक़ात आजाद तलाज़ुम के अमल में रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस आ जाती है, जब जो क्लाइंट होता है वो बात करते करते अचानक रुक जाता है, मजीद बात नहीं कर पाता या अपनी कही हुई बात की ही नफी कर देता है, ठीक है। गुफ्तगू के सिलसिले में रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। इससे मुराद ये है कि बाज़ औक़ात तरीके इलाज के दौरान देखा गया है कि मौकल मरीज अपने मौलिक से तामुल नहीं करता, गुफ्तगू में रुकावट आ जाती है, मौकल मरीज बोलते बोलते खामोश हो जाता है, रुक रुक कर बात करता है, बात को बदल जाता है, बात करता करता रोना शुरू कर देता है, अपने बीते वाक़यात को दोहराने से इनकार कर देता है या किसी वाक़ये को छुपाने की कोशिश करता है। इन तमाम सिचुएशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट थेरेपिस्ट का अपना तजर्बा काम आता है, ठीक है। अगर वो नफ्सियाती असूलों को मद्देनजर रखे और अपने तजर्बे को मद्देनजर रखे, तो वो नोट कर लेता है कि यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इससे हम उसके लाशऊरी पहलुओं को जान सकते हैं। मरीज जब मुज़ाहमत करता है तो मौलिज उसको एतमाद में लाकर दोस्ताना फज़ा पैदा करने की कोशिश करता है, एक थेरेप्यूटिक अलायंस डेवलप किया जाता है, रैपो डेवलप करने की कोशिश की जाती है और इसको यकीन दिलाया जाता है ताकि मरीज जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पर काबू पा सके, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो भी वो बात कहना चाहता है उसको कह सके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है थेरेपी का, ठीक है। इससे जो आपस का रिलेशनशिप है वो बेहतर होता है और ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, मुज़ाहमत का खात्मा होने पर यूं आमादा हो जाता है, ठीक है। और इलाज के लिए क्योंकि रेजिस्टेंस का खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट है काबू का तजिया। According to Sigmund Freud, dreams are the royal road to the unconscious, ठीक है, यानी कि काबू की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये लाशऊर तक पहुंचने का शायरी रास्ता है, ठीक है। ये खिड़कियां और रोशनदान है जिससे हम उसके लाशऊर तक पहुंच सकते हैं। फ्राइड के नजदीक मरीज को अपने बचपन की याददाश्तों और जज्बाती तजर्बात के बारे में जानने के लिए काबू से ही मदद मिलती है। इससे हम उसके नाशुदा जिनसी ख्वाहिशात जो कि उसने लाशऊर में धकेले होते हैं उनको वो काबू में मुख्तलिफ अलामात के जरिए जाहिर करता है, ठीक है। फ्राइड के नजदीक मरीज के काबू का तजिया करके उनका मफहूम समझकर हम उसकी ज़हनी बीमारियों का सबब मालूम कर सकते हैं, वजूहात मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वो ख्वाब देखता है उनको नोट कर लिया जाता है, उसको कहा जाता है कि उनको नोट करे और बयान करे, ठीक है। हर रोज जो वो रोजमर्रा बुनियाद पर ख्वाब देखेगा अगले दिन आकर उसने थेरेपिस्ट को डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। फ्राइड अपने मरीजों से कहता है कि अपने ख्वाब को याद रखने की कोशिश करें, ख्वाब को नोट करें और बयान करें। फ्राइड के नजदीक मौलिज को मरीज के ख्वाब के दो अहम पहलू होते हैं, एक को कहते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट यानी कि ज़ाहिरी मवाद और एक को कहते हैं लेटेंट कंटेंट यानी कि मुख्फी मवाद। सबसे पहले मैनिफेस्ट कंटेंट है जो ख्वाब हमको नजर आते हैं लेकिन ये ज़ाहिरी मवाद असली हालत में सामने नहीं आता बल्कि अलामतों और इशारों के में सामने आता है। फिर एक होता है लेटेंट कंटेंट जो कि सामने नहीं आता लेकिन असली मानी यही होता है, जिनके बारे में जानने के लिए ज़ाहिरी मवाद का तजिया किया जाता है, यानी ज़ाहिरी मवाद का मफहूम समझने की कोशिश की जाती है और मौलिज ख्वाब के ज़ाहिरी मवाद से मुख्तलिफ मवाद को समझने की कोशिश करता है। इस तरह ख्वाबों की तहलील और ताबीर से मरीज के इन खुफिया असरार और रमूज, दबी हुई ख्वाहिशात, जिनसी ख्वाहिशात और तसादुम वगैरह से आगाही हासिल की जाती है। तो फिर नेक्स्ट इसकी स्टेज है ट्रांसफरेंस। नफ्सी तरीके इलाज में इंतकालियत का पहलू बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। फ्राइड के नज़दीक इंतकालियत एक लाशऊरी अमल है, इसमें मरीज अपने मौलिज के साथ अपने वालिदैन या जो उसके इम्पोर्टेंट फिगर है उस जैसा ताल्लुक कायम करने की कोशिश करता है, यानी कि जज्बाती लगाव महसूस करता है जो कि मौलिज और मरीज के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो जाता है। जब ये ताल्लुक मजीद गहरा हो जाता है तो मरीज अपने मौलिज के साथ बिल्कुल इसी तरह का बर्ताव करना शुरू कर देता है जिस तरह से वो अपने वालिदैन या दीगर मुतल्लिका आम अफराद के साथ रवा रखे होता है। मौलिज की हैसियत मरीज के साथ वैसी हो जाती है जैसे बच्चे के लिए वालिदैन की हैसियत, मगर अहम बात यह है कि मरीज भी अपने मौलिज से ऐसी तवक्को रखता है कि इसका मौलिज भी इसके साथ ऐसा ही सलूक करे जैसा कि वालिदैन उसके साथ सलूक करते हैं।
इस तरह से जो मालिज और मरीज दोनों के जज्बात और रवैयों में तब्दीली आती है और इंतकाल होता है, इसको अमल इंतकालियत यानी कि ट्रांसफरेंस कहते हैं। इस अमल से मरीज के जज्बात, एहसासात, ख्यालात लाशऊर से दोबारा शऊर में आ जाते हैं। मरीज अपने मौलिज के साथ ताल्लुक में अपने इन जज्बात और एहसासात को दोबारा महसूस करने लगता है। इस तरीके से जो है मरहले पर मौलिज अपने मरीज के लाशऊरी जज्बात, मुहर्रिकात और तसादुम यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का तज्जिया करता है। इसकी दो इकसाम है, एक को कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफरेंस यानी मस्बत इंतकालियत, जिसमें मरीज अपने मौलिज के साथ अदब और एहतराम का रवैया अपनाता है, उसके बारे में फीलिंग्स रखना शुरू कर देता है, उसको अपना हमदर्द, मेहरबान और कदरदान समझता है और उनसे उम्मीद रखता है कि वो उसकी जरूरियात को पूरा करेंगे। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव ट्रांसफरेंस या मस्बत इंतकालियत भी कहते हैं। मनफी इंतकालियत, नेगेटिव ट्रांसफरेंस, जब मरीज अपने मौलिज के साथ अपना रवैया जारियाना रखे, ठीक है, तो उसको मनफी इंतकालियत कहते हैं। इस इंतकालियत में मरीज अपने वालिदैन या दूसरे बुजुर्गों के साथ माजी में जो नफरत होती है वो अपने मौलिज में मुंतकिल कर देता है। ठीक है, वो उसके साथ तामुल नहीं करता है, जो वक्त दिया जाए उस पर नहीं आता है। ठीक है, तो अगर वो मौलिज से तामुल नहीं करता है तो उसको भी हम नेगेटिव ट्रांसफरेंस में रखते हैं। टर्मिनेशन, जब मौलिज ये देखता है कि मरीज के लाशऊर का मुकम्मल तौर पर तजिया हो चुका है, जो उसके प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में समझ बूझ हो चुकी है, फर्द के अंदर अपने मसाइल को समझने की बसीरत पैदा हो चुकी है, अब वो इस काबिल हो गया है कि अपने मसाइल को खुद समझकर उसका हल निकाल सके, अपने मसाइल का खुद जायजा ले सके, उनकी वजूहात जान सके, उसके असबाब जान सके, तो उस मरहले पर इलाज का खात्मा कर दिया जाता है। लेकिन अगर मौकल ये समझे कि मौलवी से मजीद मशवरे की जरूरत है, मजीद थेरेपी की जरूरत है, तो वो जब चाहे अपने मौलवी से मिल सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें कि साइको एनालिसिस एक लंबा तरीका इलाज है, इसमें काफी टाइम लगता है, इसमें सालों महीने लग जाते हैं। इसमें मरीज का इलाज मौलवी से गहरा ताल्लुक होता है और इंतकालियत पैदा हो जाती है। तो अगर मरीज को ये कह दिया जाए कि अब आपका इलाज मुकम्मल हो चुका है, तो मुमकिन है इस लाशऊरी ताल्लुक की वजह से मरीज में दोबारा लम्हात ना आ जाएं, जिनको खत्म करने के लिए उसको फिर थेरेपिस्ट के पास आना पड़ेगा। इलाज का खात्मा इस तरीके से मरीज के अंदर इस तरीके से किया जाता है कि मरीज के अंदर दोबारा लम्हात का ज़हूर ना हो। ठीक है जी, अभी हमने सारा साइको एनालिसिस को डिस्कस किया। इसमें ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी जिंदगी के पहले 5 साल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से माजी की और लाशऊर की हमारी जिंदगी में किस तरह से बहुत ज्यादा अहमियत है। इसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ख्वाब जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये तमाम पहलू हमने डिस्कस किए। अभी हम लर्निंग पैराडाइम को डिस्कस करेंगे, यानी कि बिहेवियरिस्टिक थेरेपीज को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि बिहेवियरिस्टिक पैराडाइम एक इम्पॉर्टेंट पैराडाइम है ट्रीटमेंट का। ठीक है, और इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया उसमें वॉटसन, ठीक है, उसके बाद जो है जिसने किरदारियत मुक्तबा फिक्र की बुनियाद रखी थी, पेवलोव जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर तजर्बात किए, ठीक है, स्किनर जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर तजर्बात किए, ठीक है, वोल्फ जिन्होंने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक दी। इन सब का रोल जो है वो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ये कहते हैं कि किसी फर्द में जो मसाइल आते हैं, जैसे कि ज़हनी मसाइल आते हैं, उनकी वजूहात क्या होती है, वो गलत आमोजिश की वजह से आते हैं। अगर किसी की किसी चीज की आमोजिश सही ना हो तो वो बहुत सारी ज़हनी मसाइल की वजूहात जो है वो बन सकती हैं। किरदारी तरीका इलाज हमेशा बेहतरी की तरफ गामजन रहता है। ठीक है, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर क्लाइंट की कोई गलत लर्निंग हुई है, रॉन्ग लर्निंग हुई है, तो उसको जो है वो ठीक किया जा सके। ठीक है, और उसके किरदार में तब्दीली लाई जाए ताकि जो है उसका इलाज हो सके। किरदारी तरीके इलाज इंसानी किरदार और उसके जज्बात को बेहतर बनाने की कामयाब कोशिश करता है, और इस सिलसिले में किरदारी तरीके इलाज जो है वो आमोजिश के जदीद नजरियात का सहारा लेता है। ठीक है, इसके मुताबिक जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो गलत आमोजिश का नतीजा होते हैं। ठीक है, इंसानी किरदार जो है वो आमोजिश का नतीजा होता है और उसमें माहौल का बहुत ज्यादा किरदार होता है। ये नॉर्मली प्रेजेंट फोकस्ड है। ठीक है,
اور اس میں جو اس میں لاشعور کا عمل نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے. اس میں معالج اور موکل دونوں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں مطلوبہ کردار کو سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے. کرداری طریقہ علاج بہتر طور پر اچھے نتائج مرتب کرتا ہے اور اس کی مدد سے ہم ڈپریشن، بے جا خوف اور سیکشل ڈس آرڈرز وغیرہ کا کامیاب علاج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹوکن اکانومی شیزوفرینیا جیسے مسائل کو بھی ڈیل کرنے کے قابل بناتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اس میں بیہیویئرل اسیسمنٹ کرتے ہیں اینڈ دا تھیراپیوٹک پروسیس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کرداری طریقہ علاج کا مطلب اور اس کا ڈیزائن اس طریقے سے مرتب کیا جاتا ہے کہ یہ محض آموزشی کرداری اعمال کا علاج کرتے ہیں. بعض اوقات فرد میں میڈیکل یا طبی مسائل ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ آموزشی کرداری مسائل ظاہر ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ طبی مسائل جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا فرد کو محض آموزشی کرداری مسائل ہیں یعنی کہ غلط لرننگ اور کردار میں خرابیاں ہیں، یا کیا فرد میں کچھ طبی اور کچھ غیر آموزشی مسائل بھی ہیں. طبی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا جو کرداری مسائل ہیں وہ نفسیاتی سماجی امراض کا حصہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا جو طبی یا میڈیکل مسائل ہیں ان کا ظاہر ہونا آموزشی عمل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ جسمانی بیماریاں نہ ہوں لیکن وہ ایسے شو کر رہا ہو کہ اس کے اندر یہ جسمانی بیماریاں ہیں تاکہ لوگ اس کو توجہ دے سکیں، جس کو ہم سومیٹوفارم ڈس آرڈرز بھی کہتے ہیں. اب ہم ٹیکنیکس اور بیہیویئر تھراپی پہ آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلی جو ٹیکنیک ہے وہ ہے سیلف مانیٹرنگ، یعنی کہ جو کچھ اپنے آپ ہے اس کو ہم نے خود معائنہ کرنا ہے، خود اس کا تجزیہ کرنا ہے، خود اس کا جائزہ لینا ہے. یہ علاج کا پہلا مرحلہ ہے جس میں فرد سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پورے دن کی ساری مصروفیات اور جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کو تفصیل سے ایک ڈائری کی صورت میں تحریر کرے. جب موکل معالج کے پاس آتا ہے اور اس کی مصروفیات اور سرگرمیوں کا معائنہ کرتا ہے تو ہمیں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن کلائنٹ کے طور پر کلائنٹ کی مل جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. پھر ہم ہفتہ وارانہ سرگرمیوں کو اسکیڈول بناتے ہیں، شیڈیول بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں موکل اور معالج دونوں مل کر کام کرتے ہیں، یعنی کلائنٹ اور تھراپسٹ مل کر کام کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی سرگرمیاں ہیں جن کو کرنے سے فرد کی زندگی میں نئے تجربات شامل ہوں گے اور اس طرح سے اس کی سرگرمیاں ہفتہ وارانہ بنیادوں پر قائم کی جاتی ہیں، یعنی فرد اگلے سیشن تک ان کو عملی طور پر کرتا رہے گا. پھر اس میں ہم رول پلے بھی کراتے ہیں. یہ ٹیکنیک فرد کے اندر نئی مہارتیں پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس میں ان مسائل کو دیکھا جاتا ہے جن کو موکل سماجی تعامل کے دوران محسوس کرتا ہے. فرد کی زندگی کے واقعات فرد کو نئی مہارتیں دینے میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی رول پلے کے ذریعے انسان اچھے طریقے سے اپنے پرابلمس کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور یوں وہ اپنے کردار کے اندر چینج لا سکتا ہے اور اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون کون سی اس کی آموزش صحیح نہیں ہے. اس ٹیکنیک میں فرد کو اگر وہ مثبت کردار نبھاتا ہے یا خود کو مثبت کردار ادا کرنے میں مصروف رکھتا ہے تو اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے. ری انفورسمنٹ یا تقویت کیا ہوتی ہے؟ anything that strengthens behavior، ہر وہ چیز جو کہ کردار کو مضبوط کرے. تو اس کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایڈیشن آف اے پلیزنٹ ایونٹ، کسی خوشگوار چیز کا اضافہ کرداری بہتری کی بنیاد آپرینٹ کنڈیشننگ کے اصولوں پر مبنی ہے جو کہ امریکی کرداری نفسیات دان جو کہ بی ایف اسکنر تھا 1904 میں پیدا ہوا اور 1990 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، امریکن سائیکالوجسٹ تھا. اسکنر کے مطابق فرد کے کردار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ہم تقویت کو استعمال کر سکتے ہیں. تقویت کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں موقع محل کے مطابق، ضرورت کے مطابق. اسکنر نے اپنے اصولوں کو وسیع پیمانوں پر انسانوں اور جانوروں پر اپلائی کیا اور 1938 میں اپنا آپرینٹ کنڈیشننگ کا جو ہے وہ ماڈل پیش کیا اور اپنی ایک بک لکھی جس کو بیہیویئر آف آرگنزم کا نام دیا گیا. اسکنر کے نزدیک فرد کے اچھے کردار یا عمل کو مثبت تقویت دی جاتی ہے جبکہ ناپسندیدہ کردار کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے.
ठीक है जी। फिर नेक्स्ट जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। किसी के खौफ को स्टेप बाय स्टेप खत्म करना, यानी आप जिस चीज के बारे में सेंसिटिव हैं उसको स्टेप बाय स्टेप उस चीज का खात्मा करना सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहलाता है। इसमें जोसेफ वोल्फ का किरदार बहुत ज्यादा अहम है। नफ्सियात के मैदान में इस तकनीक फर्द को अपने खौफ पर गलबा पाने में, बेजा खौफ को खत्म करने और दूसरे जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनको खत्म करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थेरेपी है। और फर्द के किरदार और इजनात पर जो चीजें मनफी असरात मुरतब करती हैं उनके इलाज के लिए भी अदम तासीस यानी कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अदम तासीस की मदद से फर्द के अंदर जितने भी अमूमी खौफ होते हैं, जैसे लोगों से गुफ्तगू करने से खौफजदा होना, खुली जगहों पर जाने से खौफजदा होना, हवाई सफर करने से खौफजदा होना, स्टेज पर जाकर बोलने से खौफजदा होना, ऊंची जगहों पर जाने से खौफजदा होना, बुलंदी पे जाने से खौफजदा होना, जानवरों का खौफ होना या इस तरह के दीगर जो खौफ हैं उनका इलाज जो है वो किया जाता है। ठीक है। वोल्फ ने इस बात का मुशाहिदा किया कि तशवीशी अमराज की अलामात को कम किया जा सकता है जब तशवीश पैदा करने वाले मरीज को सिस्टमैटिकली यानी कि मरहलावार पेश किया जाए और मुनज़्ज़म तरीके से इनसे डील किया जाए। आसूदगी के मरीजात को भी मुंसलिक कर दिया जाए। ठीक है, तो उससे जो है वो हम किसी की भी मरीज के इलाज को कर सकते हैं। ठीक है। अदम तासीस का तरीका वोल्फ के अमली नजरियात की एक शक्ल है जो कि तशवीशी इमराज के इलाज में काफी अहमियत का हामिल है। इसमें हम ये करते हैं कि मौक़िफ़ के जो मसाइल होते हैं उनको सबसे पहले कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी कि उनकी दर्जाबंदी कर लेते हैं कि कौन सा मसला सबसे बड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट मसला क्या है, उसके बाद सबसे कम मसला क्या है, सबसे कम नौयत के मसले को निचले दर्जे पर और सबसे ज्यादा नौयत वाले मसले को ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है और इस तरीके से दर्जाबंदी कर ली जाती है, क्लासिफाई कर लिया जाता है। फर्ज करें कि एक फर्द किसी जानवर से खौफजदा है जो कि अमूमी तौर पर लोगों को नुकसान नहीं देता लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा खौफजदा है, तो सबसे पहले फर्द को उस सतह पर ले जाएं जहां इसको बिल्कुल भी जानवर के मुतालिक तशवीश ना हो, फिर इसे अगले दर्जे पर ले जाएं, फिर उसे अगले दर्जे पर ले जाएं और मजीद और ले जाएं। आखिर में मौक़िफ़ को इंतहा से इंतहा ज्यादा खौफ पैदा करने वाली सूरत हाल में ले जाएं जहाँ पे वो मुकम्मल तौर पर तशवीश का शिकार हो जाए। मौक़िफ़ की खौफ या तशवीश पैदा करने वाली सूरत हाल को दर्ज कर लिया जाता है और फिर उसको रिलैक्सेशन की डिफरेंट टेक्निक सिखाई जाती है और उनको ऐसे तरबियत दी जाती है कि किस तरीके से तशवीश की हालत में वो खुद डिफरेंट किस्म की रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जो स्ट्रेस उनके अंदर पैदा हुआ है उसका खात्मा कर सकते हैं और अपना इलाज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट रिलैक्सेशन ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो हम तहसीस की टेक्निक में जब इंतहाई तशवीशी सूरत हाल का शिकार होता है तो जहाँ पर जरूरी होता है फर्द के पहले की आसूदगी के तरीकों को सीखा जाए और उनकी मशक की जाए। इनमें आमतौर पर जो यूज होते हैं वो डीप ब्रीदिंग है। ठीक है, यानी कि गहरे सांस लेना है। ठीक है, जब फर्द तशवीशी हालत में मुब्तला होता है यानी एंजाइटी का शिकार होता है या किसी फोबिया का या इंतहाई खौफ का शिकार होता है तो फर्द को कहा जाता है कि वो तेज तेज सांस ले या उसका सांस ऊपर जाता है। ठीक है, या उसका सांस रास उसकी छाती से आ रहा होता है और छाती के जरिए सांस फर्द के जिस्म के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मुतासिर करता है। यहाँ पर फर्द को चाहिए कि नाक के जरिए लंबे और गहरे सांस ले और अपने मुंह के जरिए खारिज करे, यानी सांस जो है वो नाक से ले और खारिज जो है वो मुंह से करे, जिससे फर्द की दिल की धड़कन जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, उसका अज़लात का तनाव जो है वो ठीक हो जाता है और दूसरे अज़लियाती अलामात जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। फिर उसके बाद मसल रिलैक्सेशन है। अगर फर्द किसी तशवीशी मर्ज का शिकार है तो फर्द खुद को मुसलसल जो है वो उसके मसल्स टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में अज़लाती आसूदगी की तरबियत दी जाती है ताकि जल्द जो है वो आसूदा हालत में आ सके, खुद को रिलैक्स फील कर सके। फिर विजुअलाइजेशन है, तसव्वुराती है।
ठीक है। अगर फर्द को तस्वुराती तौर पर सुकून माहौल, तनाव से आजादी का माहौल दिया जाए कि खुद को इसको महसूस करे, और देखा गया है कि मौतल ज़हनी और जिस्मानी आसूदगी को हासिल करता है। यानी कि उसको किसी पर सुकून माहौल में बैठने के लिए कहें, जैसे कि कोई खूबसूरत झील का किनारा हो, झील का पानी आपको पाँव को छू रहा हो, हवा ताज़ा हवा आपके जिस्म को छू रही हो, और झील के पानी को भी छू कर गुजरती हो, ठीक है, ऊपर नीले आसमान का नजारा हो, और अपने इर्द गिर्द खूबसूरत सरसब्ज दरख्त और फूलों को देखे, इस तरह की सिचुएशन को अगर वो विजुअलाइज करे तो भी वो बेहतर महसूस करेगा, और यूं जो है उसकी जो एंजाइटी है वो रिड्यूस होगी। फिर एंजाइटी रियलिटी बना ले। आसूदगी की तरबियत में मौकल और मालिक दोनों मिलकर तशवीशी दर्जाबंदी बनाते हैं। मौकल से कहा जाता है कि तशवीशी दर्जाबंदी को इस्तेमाल करके ये अपने मसाइल को खत्म करें या फिर उनको मैनेज करें। मौकल अपने खौफ को भी इसकी मदद से खत्म कर सकता है। तशवीशी दर्जाबंदी मरीज के जो खौफ होते हैं उनको कम सतह से लेकर आला सतह तक जो भी मसाइल हैं उनकी दर्जाबंदी की जाती है। मिसाल के तौर पर एक फर्द जो कि सांप से डरता है तो सबसे पहले उसको सांप की तस्वीर दी जाएगी, क्योंकि इस सतह पर मौकल को सबसे ज्यादा कम तशवीश होगी। फिर स्नेक को हरकत करते हुए दिखाया जाएगा, फिर वही सांप मौकल की तरफ आ रहा होगा और सबसे आला सतह पर मौकल सांप से खुद को बचा रहा होगा। मालिश की मदद और रहनुमाई की मदद से मौकल तशवीशी दर्जाबंदी के मराइल से गुजरता है। मालिश हर सतह पर मौकल को सपोर्ट करता है, उसको रिलैक्स करता है कि किस तरह से सूरत हाल पर काबू पाना है और तशवीशी दर्जाबंदी के अगले मरहले पर जाना है। अगर तशवीशी दर्जाबंदी के मराहल को पूरा करते हुए मरीज के अंदर शदीद तशवीश जाहिर हो तो उसकी आसूदगी की तरबियत के तरीकों से नॉर्मल हालत में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट अवर्जन थेरेपी है। कराती तरीका इलाज दरअसल क्लासिकी मशरूबियत पर मबनी है, ठीक है। अवर्जन थेरेपी ऑपरेट कंडीशनिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हम सजा देते हैं। कराती तरीके इलाज में फर्द के नापसंदीदा मरीज को नापसंदीदा किरदार के साथ मिला दिया जाता है ताकि इसकी मदद से उसके नापसंदीदा किरदार को खात्मा किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिगरेट पिए और उसको वॉमिटिंग आ जाए तो ये अवर्जन थेरेपी कहलाएगी। या अगर आप कोई खास काम करें और आपको पनिशमेंट के तौर पर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो वो भी अवर्जन थेरेपी में आता है, ठीक है। किरदारी नुक्ते नजर के मुताबिक फर्द का किरदार आमोजिशी होता है और फर्द के नापसंदीदा किरदार को गैर आमोजिशी किया जा सकता है। किसी खास सूरत हाल या वाक़े के दौरान क्लासिकल मशरूतियत के उसूलों के मुताबिक अगर फर्द के नापसंदीदा किरदार जैसे कि जिनसी इनहराफ को फर्द के नापसंदीदा मरीज के साथ मिलाकर पेश किया जाए तो जिनसी इनहराफ का खात्मा किया जा सकता है। कराती तरीका इलाज अवर्जन थेरेपी में को मंशियात और अल्कोहल से छुटकारा हासिल करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अल्कोहल इस्तेमाल करने वाले लोगों को ऐसी अद्वियात मिला दी जाती है जिसकी वजह से जो ही वो अल्कोहल पिएंगे तो उनको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और कमजोरी महसूस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अल्कोहल लेना छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट है टोकन इकोनॉमी, जिसको हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट सामने तकनीक दरअसल बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एक किस्म है जिसका मकसद पसंदीदा किरदार को वापस लाना और नापसंदीदा किरदार को खत्म करना है। टोकन फर्द को उस वक्त फौरन दे दिए जाते हैं जो ही वो पसंदीदा किरदार अदा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, अगर वो तंगी अच्छे से कर लेता है तो उसको टोकन दिया जाएगा, अगर वो अपने बेड को सेट कर लेता है तो उसको टोकन दिया जाता है। और फर्द इन टोकन के बदले में जो चीजें उनको पसंद हो जैसे कि मुख्तलिफ अशिया को हासिल कर सकता है। यानी टोकन का बाकायदा और बामकसद इस्तेमाल जो है वो पहले से वाज़े किया जाता है, ठीक है। टोकन के एलिमेंट्स कौन से हैं? टोकन वाज़े तौर पर बयान शुदा है बामकसद किरदार। रीइंफोर्समेंट टोकन को इस्तेमाल में लाने का बामकसद और वाज़े निज़ाम। डाटा को जमा करने का बाकायदा तरीक़ेकार। स्टाफ के लिए मुसलसल टोकन का इस्तेमाल। टोकन इकोनॉमी के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्द को फौरन मतलूबा किरदार अदा करने का इनाम मिल जाता है।
तमाम लोगों ग्रुप्स के लिए इनाम की नौयत एक जैसी होती है। मनफी तकवीयत और पनिशमेंट का इस्तेमाल कम हो जाता है। मौकल मुस्तकबिल के हवाले से कई नई चीजों को सीखता है। फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्स शेपिंग। शेपिंग क्या होती है? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। हर स्टेप पर आपको इनाम दिया जाता है। जैसे कि आप एक बच्चे को चम्मच से चावल खाना सिखा रहे हैं, तो बच्चा सबसे पहले जब चम्मच को पकड़ेगा, चाहे बाद में गिरा भी दे, तो भी आप उसको इनाम देंगे। अगर बच्चा चम्मच को प्लेट तक लेके जाने में कामयाब हो जाता है, तो भी आप उसको इनाम देंगे। अगर बच्चा प्लेट से चम्मच में कुछ चावल डालता है, चाहे वो सारी क्यों ना गिरा दे, तो भी आप उसको इनाम देंगे। ठीक है। फिर वो मुंह की तरफ लेकर आएगा, आधे खाएगा आधे गिरा देगा, तो भी आप उसको इनाम देंगे, यहाँ तक कि बच्चा सही तरीके से चावल खाना सीख नहीं लेता। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल मेंटली रिटार्डेड लोगों पर भी किया जाता है। और डॉल्फिन, कुत्ता, ये इस तरह के जानवरों को सिखाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक की मदद से फर्द के नाक़िस तर्ज अमल को आहिस्ता आहिस्ता मगर बाकायदा और मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जाता है, और इस टेक्निक को फर्द को मतलूबा किरदार सिखाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ज़हनी पसमानदा बच्चों के लिए टेक्निक बहुत कारगर साबित होती है। यानी ज़हनी पसमानदा बच्चों को उनके रोज़मर्रा कामों में करने में उनकी मदद करना, उनके अंदर मतलूबा किरदार को जन्म देना, जैसे कि नहाना, मुंह हाथ धोना, बाल धोना, दांतों को ब्रश करना, टूथपेस्ट निकालना, बेल्ट को कैसे बांधना है, ये तमाम चीजें जो है वो ज़हनी पसमानदा बच्चों को मरहलावार सिखाई जाती है। हर मरहले में किरदारी तश्कील के बाद बच्चे को अगले मरहले की तरबियत दी जाती है, और उसके साथ साथ मस्बत तरबियत भी दी जाती है। तो ये टेक्निक ज्यादातर अपने जो असरात हैं वो बहुत जल्दी जो है वो जाहिर करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइम आउट। इसकी मदद से फर्द के नापसंदीदा तर्ज अमल करने के लिए फर्द को उसके पसंदीदा माहौल से वक्ती तौर पर अलग कर लिया जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको खेलना पसंद है, ठीक है, अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जो कि आप सही नहीं है, तो फिर आपको कुछ देर के लिए खेलने से मना कर दिया जाएगा। आपको बाइक चलाना पसंद है, लेकिन आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि सही नहीं है, तो कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए आपसे बाइक ले ली जाएगी। ठीक है। ये ज़हननशीन कर लें कि पनिशमेंट में और वक्ती अलहदगी में फर्क होता है। जैसे कि आप लोग जब देखते होंगे फुटबॉल वगैरह, तो उसमें अगर कोई खिलाड़ी जो है वो फाउल करता है, तो उसको रेड कार्ड दिखा दिया जाता है कि कुछ देर के लिए वो ग्राउंड से बाहर चला गया। ठीक है। मसलन अगर कोई खिलाड़ी खेल के दौरान वो पसंदीदा तर्ज अमल अपनाता है, तो रेफरी पहले तो उसको पीला कार्ड दिखाएगा, जिसकी तरह पर वो ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है, और थोड़ी देर बाद दोबारा से वो खेल का हिस्सा बन सकता है। अगर बच्चा शोर कर रहा हो तो उसको पसंदीदा टीवी प्रोग्राम देखने नहीं दिया जाता, वक्ती तौर पर बंद कर दिया जाता है। तो ये भी टाइम आउट की मिसाल है। फिर फ्लडिंग है। ठीक है। फ्लडिंग में ये होता है कि जिस चीज से आपको डर लगता है उसको, ठीक है, इमेजिन करने को कहा जाता है, अपनी शदीद तरीन सूरत में या फिर आपकी नजरों के सामने लेकर आई जाती है, जिसको हम इम्प्लोजन कहते हैं। तो फ्लडिंग को तबयानी का तरीका कहते हैं। तबयानी का तरीका नफ्सियाती तरीके इलाज की एक तकनीक है जो कि बिलखुसूस फोबिया के मरीजों के लिए इस्तेमाल में की जाती है। इसमें मक्कल को इसके तकलीफ दे माहौल में ले जाया जाता है। इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल है वो थॉमस स्टिम्पल ने किया था। मक्कल को जिस सूरत हाल से सबसे ज्यादा खतरा होता है, मक्कल को उस हकीकी सूरत हाल में ले जाया जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन पैदा हो जाती है, बेचैनी पैदा हो जाती है, एंजाइटी पैदा हो जाती है। फिर उसको आरामदेह हालत में लाया जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर फर्द को बंद जगहों का खौफ है, तो उसको हकीकी तौर पर बंद जगह पर लाया जाएगा, और फिर जो मरीज है वो लामाला चीखेगा, चिल्लाएगा, दिल की धड़कन तेज होगी,
لیکن مریض کو جو ہے وہ اس کا شعوری تجربہ بھی ہو جائے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا جو خوف تھا وہ غیر حقیقی تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو کہ بیہیویئرسٹک پیراڈائم میں استعمال کی جاتی ہیں. اب ہم نیکسٹ ٹیکنیک کی بات کریں گے, دیٹ از ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی, عقلی کرداری طریقہ علاج جو کہ البرٹ ایلس نے انٹروڈیوس کرایا تھا. البرٹ ایلس کے مطابق انسان کے 11 غیر عقلی خیالات ہوتے ہیں جو کہ اس کو مختلف قسم کے مسائل کا سبب بنتے ہیں. البرٹ ایلس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کلینکل سائیکالوجی میں حاصل کی کولمبیا یونیورسٹی سے, اور اپنے کام کا آغاز کیا جس میں لوگوں کے ازدواجی, خاندانی اور جنسی مسائل کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی. ایلس نے پہلی نفسی میں 1947 سے 1953 میں کام کیا اور پھر اپنی جو بک اپنا طریقہ علاج ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی انٹروڈیوس کرائی. ٹھیک ہے, اور اس میں انسانیت پسندانہ فلسفہ, ٹھیک ہے, فلسفیانہ اور کرداری طریقہ علاج کو شامل کیا. انہوں نے 45 پلس کتابیں لکھی ہیں اور 500 سے زیادہ ان کے ریسرچ پیپرز ہیں جس میں فرد کی سوچ سمجھنے کی صلاحیت, اس کے فیصلہ کرنے کی ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت, ان کا چیزوں کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور دوسروں یا حالات کو کس طریقے سے فرد ادراک کرتا ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. ایلس کے نزدیک فرد کے ہیجانی رد عمل اور طرز زندگی لائف سٹائل میں انسان کے بنیادی اعتقادات بیسک بلیفز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ طریقہ علاج زیادہ تر تعلیمی معلومات فراہم کرتا ہے جس میں معالج کا کام استاد کا سا ہوتا ہے. ایلس اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کی نظریات قدیم یونانی فلاسفروں سے اخذ شدہ, ٹھیک ہے, جو اصول ہیں ان سے متاثر ہو کر قائم کیے گئے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ویو آف ہیومن نیچر کی بات کریں تو اس نے یہ کہا کہ انسان کے اندر عقلی اور غیر عقلی دونوں طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فرد صورتحال, واقعات یا مسائل کے اندر کس سوچ کو استعمال کرتا ہے. ایلس نے 1979 میں اپنی طریقہ علاج کی بابت کچھ مفروضات بیان کیے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. فرد خود کو مسائل کے احساسات میں مشروطی حوالوں سے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب بندہ مسائل کا گھرا ہوتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ان مسائل سے نہیں نکل سکتا, اس کی ویژن ٹنل ویژن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے مسائل سے نکلنا مشکل محسوس ہوتا ہے. وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے. حالانکہ مسائل معروضی سطح پر اتنے گمبھیر نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اس وقت وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ مسائل کو بہت بڑھا چڑھا کر محسوس کرتا ہے. فرد کے اندر حیاتیاتی اور ثقافتی رجحان ہوتا ہے کہ وہ غیر عقلی سوچ کو اپنائے اور خود کو پریشان کن حالات کی طرف لے جائے. انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ جلدی ڈپریس ہو جاتا ہے, جلدی منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے, جلدی چیزوں کے منفی پہلوؤں کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیتا ہے. انسان دوسری انواع سے بہت مختلف اور اعلیٰ ہے. انسان خود ہی اپنے لیے پریشانی والی اعتقادات کو ایجاد کر لیتا ہے اور خود کو پریشانی میں مبتلا رکھتا ہے. آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم اکثر خود کو ٹینشن میں مبتلا رکھتے ہیں یا کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں, اور ہر فرد کے اندر یہ طاقت, حوصلہ اور ہمت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوچنے کے طریقے یعنی کہ وقوف, اپنے جذبات یعنی کہ جان اور کردار میں تبدیلی لا سکے. اس میں سب سے پہلے ہم ایموشنل رکاوٹوں کی, ایموشنل ڈسٹربنس کی بات کرتے ہیں. ایلس کے نزدیک ہمارے جذبات, احساسات اور رجحانات فرد کی سوچ کے پیداوار ہوتے ہیں. اگر ہم مثبت سوچیں گے تو مثبت ایموشنز ہوں گے اور اگر ہم منفی سوچیں گے تو منفی ایموشنز ہوتے ہیں. اگر ہم کسی چیز کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہماری فیلنگز اور احساسات بھی اس کے بارے میں برا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایلس کا کہنا ہے کہ جانی خلل رکاوٹ پر کی غلط اور غیر منطقی سوچ کے بارے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہی جملے اپنے بارے میں اپناتا ہے اور ان کو بار بار دہراتا ہے. اس کی بنا پر جو ایموشنل ڈسٹربنس ہے
वो उसकी जिंदगी का और उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है। मसलन फर्द ये कहता है कि मुझे मेरा अपना किरदार पसंद नहीं है जो मैं अदा करता हूँ, लिहाजा मुझे इसको बदलना होगा, और मेरी गलतियों और नापसंदीदा किरदार की वजह से एक नापसंदीदा शख्स हो गया हूँ, यानी लोग अब मुझको पसंद नहीं करते हैं और मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मौलवी जिस तरीके से मौकल को सिखाता है कि किस तरीके से सोचना है और खुद को किस तरीके से मायूसी से और तशवीश में सूरत हाल से खुद को किस तरीके से बाहर लाना है। इसका जब इलाज की बात करें तो सबसे पहले उसको ये कहा जाता है कि वो खुद में दिलचस्पी ले, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट कायम करे। जानी तौर पर से अपना शख्स की ये खूबी होती है, वो अपनी जात में दिलचस्पी लेता है, जबकि डिप्रेशन में इंसान खुद के ऊपर तवज्जो नहीं देता है और वो ना तो खुद पर तवज्जो देता है, ना ही वो अपने रिलेशनशिप्स पे तवज्जो देता है और ना ही वो कोई सोशल इंटरेस्ट उसके अंदर होती है। हर बात की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी पर पुरअसरार अच्छे अंदाज में गुजारे और अपने दोस्तों, जानने वालों और चाहने वालों की तादाद में इजाफा करें, अपनी डायरेक्शन खुद मुतय्यन करें, दूसरों से एक्सपेक्ट कम करें, अपनी जिम्मेदारियों को खुद अदा करें और उनको निभाने के माहिर हों और आजादाना तरीके से काम करें, ठीक है। अपने अंदर इंड्योरेंस यानी कि बर्दाश्त पैदा करें, टॉलरेंस पैदा करें, ठीक है। दूसरों की गलतियों को, बुरी हरकत को, नापसंदीदा अफ़आल को बर्दाश्त करना सीखें, अपने अंदर लचक पैदा करें, ठीक है। जानी तौर पर सेहतमंद अफराद अपने ख्यालात को रोजमर्रा जिंदगी में लचक वाला रवैया रखते हैं और हर वक्त अपने आप को तब्दीली के लिए तैयार रखते हैं। इसके अलावा और भी मकासद हैं, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल को काबू करना, रिस्क टेकिंग और खुद को कबूल करना, ये सारे इसमें शामिल हैं। फिर अल्बर्ट एलिस ने एबीसी थ्योरी दी। ए स्टैंड फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, बी स्टैंड फॉर बिलीफ, सी स्टैंड फॉर consequences, and D stands for disputing intervention, and E stands for effect. A से मुराद कोई वाक़या, सूरत हाल या फर्द का किरदार या रवैया है। C से मुराद consequences हैं, यानी कि जानी या किरदारी नतीजा है या इसको फर्द का रद्द-ए-अमल समझ लें। और D से मुराद फर्द का अकीदा है। It is the belief of an individual that lead to consequences and not the activating event. ठीक है, जिस तरीके की आप बिलीफ रखेंगे वैसे ही आपका कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। एबीसी के बाद डिस्प्यूटिंग इंटरवेंशन है, एक साइंसी तरीक़ेकार है जिसकी बुना पर फर्द की मदद की जाती है कि वो अपने गैर अक्ली ख्यालात को तर्क करें और उसकी जगह अक्ली ख्यालात और तामीरी सोचें लेकर आए। खुद पर इल्जाम लगाना, खुद को नाकाम और नाकारा समझना, इस किस्म के मफरूजात को खत्म करने के बाद इफेक्ट आता है। ये खालिस मौजाती अमल है जो कि फर्द के अंदर से इसके मुतालिक अपने तकरीबी ख्यालात और नजरियात को बाहर निकालने में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम आरबीटी की टेक्निक्स की बात करें तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, रैशनल इमोटिव इमेजरी है, ठीक है, रोल प्लेइंग है, शेम अटैकिंग एक्सरसाइज है, बिहेवियरल टेक्निक्स हैं जिसमें बिहेवियर शेपिंग शामिल है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन शामिल है जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के असूलों पर मबनी है, सेल्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, बायोफीडबैक है, मॉडलिंग है, होमवर्क असाइनमेंट्स हैं। होमवर्क असाइनमेंट्स में मौकल को जिंदगी की हकीकी सूरत हाल के मुतालिक काम दिया जाता है, फर्द को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत दी जाती है, उसको असर्टिवनेस ट्रेनिंग सिखाई जाती है, उसको ये सिखाया जाता है कि किस मौके पर अगर वो नो करना चाहे तो उसको नो कहना आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि हर बात पर वो यस कहे। इन सब का मकसद ये होता है कि फर्द को नहीं और मुश्किल चीजों को जो हकीकी सूरत हाल पर मबनी हो उनका मुकम्मल हुनर आए। फिर नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करें तो इसमें थॉट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
Thoughts are the seeds of behavior. The way we think is the way we behave. जिस तरह की हम सोच रखेंगे वैसे ही हम रद्द-ए-अमल जो है वो अपनाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पैराडाइम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का। इसके ऊपर एरन बेक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, और एरन बेक की बहुत ज्यादा खिदमात हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, यानी कि हमारा वकूफ, हम कैसे महसूस करते हैं, यानी कि हमारी हिजान और जज्बात, हम कैसे अमल करते हैं, हमारा किरदार, खुसूसी तौर पर हमारे ख्यालात, हमारे एहसास हमारे किरदार को मुतय्यन करते हैं। इसलिए मंफी और गैर अक़ली ख्यालात ही फर्द के मसाइल का सबब बनते हैं। और जब नफ्सियाती मसाइल का सामना करता है तो यहाँ बात होती है कि वो ये देखा जाए कि वो सूरत हाल से किस तरीके से नबर्द आजमा होता है और सूरत हाल फर्द के किरदार पर किस तरीके से असरअंदाज होती है। दरअसल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मकसद ये होता है कि फर्द को आगाही फराहम करें कि वो सूरत हाल को जिसमें फर्द फंसा हुआ है उसको कैसे डील करें, बजाय इसके कि उसको मनफी तौर पर लें, बल्कि उसको मस्बत तौर पर डील करें। वो किसी तरीके इलाज फर्द की मदद करता है कि फर्द अपने ख्यालात को कैसे तब्दील करे, इन ख्यालात को जो उसके लिए मसाइल का सबब बन रहे हैं, इसके किरदार पर मनफी हवालों से असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक है, हाउ डज इट वर्क? फर्द के जो गंभीर मसाइल होते हैं वो खुफी तरीके इलाज इन मसाइल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है। इससे फर्द को ये मालूम होता है कि इसके मसाइल किस तरीके से उसके साथ चिमटे हुई हैं और किस तरह से उसके किरदार पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसमें फर्द के थॉट्स, उसके इमोशंस, उसकी जिस्मानी हालत और उसके एक्शंस के ऊपर फोकस किया जाता है। फर्ज करें एक शख्स का आज का दिन खुशगवार, बेहतरीन या उसके लिए नापसंदीदा है। फर्द उकताया हुआ है और इस दौरान वो मार्केट जाता है और रास्ते में उसको कोई वाकिफ कार मिल जाता है। जो वाकिफ शख्स इसको मिलता है वो उसको नजरअंदाज करता है। अब वो तो पहले से ही परेशान था, पहले से ही उसने सोचा हुआ था कि मेरा दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरा। ठीक है, अब इस सूरत हाल को हम वकूफी नुक्ता नजर से समझते हैं। अब ख्याल की अगर हम बात करें तो इसमें अनहेल्पफुल ख्याल क्या होगा कि उसने मुझे इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता। हेल्पफुल ख्याल क्या होगा? हो सकता है वो अपने ख्यालों में गुम हो, अपनी किसी बात में उलझा हुआ हो। ठीक है, मुझे तो लगता है वो खुद ही बेचारा परेशान था, किसी मसले का शिकार। ठीक है, अब हम इजानात की आ जाते हैं। अनहेल्पफुल क्या है? जाहिर है कि बंदा ये सोचेगा कि उसने उसको नजरअंदाज किया है तो वो उदास हो जाएगा, मायूस हो जाएगा और खुद को रिजेक्टेड महसूस करेगा। जबकि अगर वो हेल्पफुल ख्याल करेगा कि अपने आप में हो सकता है उलझा हुआ हो सकता है वो परेशान हो सकता है उसको कोई मसला हो, तो दूसरे शख्स के साथ राब्ते में वो अपनी पॉजिटिव इमोशंस का इजहार करेगा। फिर जिस्मानी हालत अनहेल्पफुल क्या है? मादे में खराबी महसूस करना, कमजोरी महसूस करना, बीमार तस्वुर करना। और हेल्पफुल क्या है? खुद को तवाना महसूस करना और पुरसकून महसूस करना। अगली एग्जाम क्या है? अनहेल्पफुल फौरन घर वापस जाएगा और उस फर्द से कतई ताल्लुक कर लेगा। हेल्पफुल क्या है? उससे बाद में मिलेगा और उससे पूछेगा क्या वो सब ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये सूरत हाल फर्द को मुख्तलिफ नताइज की तरफ ले जाएगी। ये महज इस बात पर मुनहसर है कि फर्द किसी भी सूरत हाल में अपने ख्यालात को किस समत में लेकर जाता है। वकूफी नुक्ता नजर इस बात पर यकीन रखता है कि अबनॉर्मलिटी जो फर्द में पैदा होती है उसकी ये वजह होती है कि फर्द के दूसरे के बारे में वकूफ नाकिस होते हैं। फर्द की नाकिस सोच की वजह से फर्द की वकूफी खामियां या फर्द की मनसूबाबंदी में कमी आ जाती है। हम दुनिया से मुतालिक अपनी ज़हनी दर्जे के हिसाब से होते हैं। अगर हमारी ज़हनी नुमाइंदगी ठीक ना हो तो हमारी रीजनिंग भी ठीक नहीं होगी, हमारा इजाम भी ठीक नहीं होगा, हमारा किरदार भी ठीक नहीं होगा और हम मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। वकूफी तरीके इलाज का नॉलेज मौक़िल को समझाता है
کہ کس طریقے سے اس نے اپنی تھاٹس کو، اپنے وقوف کو پہچاننا ہے، معقل نالج کی مدد سے اپنے خیالات اور حقیقت میں فرق کو سمجھنے لگتا ہے۔ وقوفی طریقے علاج میں فرق کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، جس میں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائری بنائے اور اس میں اپنے خیالات کو تحریر کریں۔ نالج اپنے موکل کو ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ اپنے غیر عقلی اعتقادات کو تبدیل کرے۔ وقوفی کرداری طریقے علاج کا نالج مدد کرتا ہے کہ موکل کے وہ اپنے غیر عقلی خیالات کو شناخت کرے اور ان کو ثابت بھی کرے کہ اس کے خیالات غیر عقلی میں سماجی مواقع میں تشویشی صورتحال جنم لیتی ہے، اور اس کا نالج اس کو اسائنمنٹ دیتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کی موجودگی میں اپنے دوست کے ساتھ کس طرح کی اس نے گفتگو کرنی ہے۔ پھر اس کے سیشنز کی طرف آتے ہیں۔ وقوفی کرداری علاج انفرادی بھی ہو سکتا ہے اور گروہی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت ساری سیلف ہیلپ بکس بھی ہیں، کچھ کمپیوٹر پروگرامز بھی بنائے گئے ہیں۔ انگلینڈ اور ویلز اور NHS میں 2 کمپیوٹر پروگرامز بنائے گئے ہیں۔ ایک میں فیئر فائٹر ہے، یہ افراد کے لیے جو کسی بھی فوبیا کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک پینک اٹیکس کے لیے ہے جس کو ہم بیٹنگ دا بلیوز کہتے ہیں۔ افسردگی کے مریضوں کے لیے جو ہے بیٹنگ دا بلیوز ہے، اور اضطراری افعال کے لیے جو ہے وہ فیئر فائٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ بیک کی کوگنیٹو تھراپی کی بات کریں تو بیک کے جو خیالات ہیں وائرس سے ملتے جلتے ہیں۔ بیک کا بھرپور یقین ہے کہ ذہنی بیماریاں فرد کے منفی خیالات میں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پر ڈپریشن کی اگر ہم بات کریں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہماری معلوماتی عمل ناقص ہوتا ہے جس میں ہم منطقی غلطیاں کرتے ہیں، اور دوسرا انسان کوگنیٹو ٹرائیڈ کا شکار ہوتا ہے۔ کوگنیٹو ٹرائیڈ کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو ویو اباؤٹ دا سیلف، نیگیٹو ویو اباؤٹ دا ورلڈ اینڈ نیگیٹو ویو اباؤٹ دا فیوچر، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو ویو اباؤٹ دا سیلف کیا ہے کہ آئی ایم ورتھ لیس۔ نیگیٹو ویو اباؤٹ دا فیوچر کیا ہے؟ I will never be good at anything because everyone hates me۔ اور نیگیٹو ویو اباؤٹ دا ورلڈ کیا ہوگا کہ اب کچھ اچھا نہیں ہونا۔ بیک کا اس بات پر یقین ہے کہ فرد کا رد عمل جو کہ مخصوص اور پریشان کن خیالات غیر طبیعی کردار کی وجہ بنتے ہیں، زندگی میں فرد کی بہت سے موافق پر مبنی ہے۔ غیر موافق حالات سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے اندر جو غیر منطقی سوچ ہے وہ 2 طریقوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو سلیکٹو اٹینشن ہے کہ انسان صرف جو نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا انہیں پر فوکس کرتا ہوتا ہے، اور اگر کوئی پازیٹیو چیز ہوتی بھی ہے تو اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جنرلائز کرتا ہے کہ اگر کوئی ایک نیگیٹو چیز ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سب چیزوں پر اس کو اپلائی کر دیتا ہے کہ اب سب جو ہے وہ نیگیٹو ہونا ہے، اب کچھ اچھا نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی میں علاج کیا جاتا ہے تاکہ جو اس کی کنڈیشن ہے وہ امپروو ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نیکسٹ تھراپی کی بات کریں گے، دیٹ از کلائنٹ سینٹر تھراپی۔ موکل مرتکز مشاورت، پرسن سینٹر تھراپی، شخص مرتکز مشاورت۔ اس کا بانی کارل راجرز تھا۔ اس کو غیر ادویاتی طریقے علاج بھی کہا جاتا ہے، اور اس مفروضے کو بھی اس میں چیلنج کیا گیا کہ تھراپسٹ نوز دا بیسٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہومنسٹک پیراڈائم ہے، اور اس میں کلائنٹ کا رول میجر ہوتا ہے۔ راجر نے روایتی قسم کے معالجاتی عمل کو چیلنج کیا جس میں نصیحت، سجیشن، معالج کی ہدایات، تشخیص اور مختلف تعبیریں انکلوڈڈ تھیں۔ ان سب کا اس میں خاتمہ کیا۔ 1960 سے 1970 میں راجر نے شخصی نمونوں کے گروپ اور انکاؤنٹر گروپ کے لیے کام کیا، اور فیملی ازدواجی، ایگزیکٹو اقلیتی گروہ، بین الثقافتی گروہ، بین النسلی گروہ اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے قائم کیا۔ انسانیت پسندانہ نقطہ نظر اور وجودی دونوں کا موضوع مطالعہ، فرد کی آزادی، اس کی پسند ناپسند، اس کی ویلیوز، اس کی پرسنل رسپانسبلٹی،
اس کی خود مختاری، اس کا بامقصد ہونا اور اس کی زندگی کا بامقصد اور بامانی ہونا شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے وہ کلائنٹ سینٹر تھراپی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اب جو اس کا ویو آف ہیومن نیچر ہے، ٹھیک ہے، اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں: جینوئننس، ایکسیپٹنس اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، اگر ہم راجرز کی بات کریں تو اس کے مطابق جو ہے اس کی 3 ہیں. موکل کو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے حقیقی زندگی کا انتخاب کرے، کیونکہ فرد خود کو بہتر سمجھتا ہے. موکل خود اپنے لیے ایسے کردار اپنا سکتا ہے جو کہ جس کا مقصد اپنی سیلف ریلائنس یعنی کہ خود آگاہی ہے. موکل مرتکز علاج کا اہم موضوع موکل کی ذات کا نظریاتی احاطہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اصول ہر طرح کے موکل کے لیے اپلیکیبل ہے، چاہے اس کو انزائٹی ڈس آرڈرز ہو یا وہ کسی قسم کے شدید قسم کے ذہنی مرض میں مبتلا ہو. علاج کے مقاصد: یہ طریقہ علاج ان افراد کے لیے خاصا مناسب اور موضوع ہے جو خود کو کم تر سمجھتے ہیں اور جن کا اپنے بارے میں تصور جو ہے وہ تنقیدی یا احتقار آمیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ خود کو کم تر سمجھتے ہیں، ان کا سیلف کانسیپٹ ڈاؤن ہو چکا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ طریقہ علاج بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. موکل مرتکز طریقہ علاج ان افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ خود اپنے خود ساختہ خیالات کو ترک کریں تاکہ اپنی ذات کا جو کہ ان کی ذات کا حصہ بن چکے ہیں. موکل مرتکز طریقہ علاج کا مقصد فرد کے اعلیٰ خود مختاری اور سالمیت پیدا کرنا ہے. اس علاج کا اہم مقصد فرد کے مسائل کو ختم کرنا ہے. راجرز کہتا ہے کہ جو لوگ علاج کے لیے آتے ہیں وہ عموماً پوچھتے ہیں ہاؤ آئی کین ڈسکور مائی ریئل سیلف، میں اپنی حقیقی ذات کو کس طریقے سے دریافت کر سکتا ہوں. ہاؤ کین آئی بیکم وٹ آئی ڈیپلی وش ٹو بیکم، میں وہ کیسے بن سکتا ہوں جو میں وہ بننا چاہتا ہوں، جو میری دیرینہ اور عام خواہش ہے. یعنی کس طریقے سے میں ایک فلی فنکشننگ پرسن بن سکتا ہوں. اس کو اہمیت دی جاتی ہے کلائنٹ سینٹر تھراپی میں. تھراپسٹ کا رول معالج موکل کو خود آگاہی کی طرف لے کر جاتا ہے. موکل کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ خود پر اعتبار کرنا سیکھے اور خود اپنی زندگی کے راستوں کا انتخاب کرے. معالج موکل کو اس کے ذاتی مسائل سے آگاہی فراہم کرتا ہے، پھر ان سے مسائل کو حل بھی کرواتا ہے. معالج کا کردار اس طریقے علاج میں محض فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ موکل کو آرام دے اور پرسکون ماحول دے بجائے اس کی کہ وہ موکل کو ہدایات دے. معالج موکل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو اپنے مسائل کو کھل کر بیان کرے. موکل کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کے مسائل کو سنا جا رہا ہے، نہ کہ اس کو جج کیا جا رہا ہے. موکل اپنے مسائل جو بھی ہیں ان کو بیان کرتا ہے. معالج ان مسائل کو موکل کے ساتھ گائے بگائے دہراتا رہتا ہے. موکل کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے خیالات کا خود ہی تجزیہ کرے. ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے علاج کے اہم پوائنٹ آف ویو ہیں. پھر اس میں ذات کی نشو و نما کے اوپر بھی اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انسان کو اس کی ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف میں ڈفرنس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے حقیقی ذات اور ایک ہوتی ہے مثالی ذات. حقیقی ذات سے مراد جو کچھ بھی ہے، اس کا پیشہ، اس کا رتبہ، اس کی حیثیت، اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں، یہ سب حقیقی ذات ہے. ٹھیک ہے، مثالی ذات کیا ہے؟ اس سے مراد پر جو بننا چاہتا ہے، جو مقام، رتبہ، حیثیت، وقار حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی آئیڈیل سیلف ہوگی. جتنا ریئل سیلف اور آئیڈیل سیلف میں گیپ ہوگا اتنے ہی انسان کے اندر ذہنی بیماریاں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پھر کانگریس ہے، اگر فرد کی حقیقی ذات اور مثالی ذات میں مماثلت ہو تو اس کو ہم کانگریس کہتے ہیں، اور عدم مطابقت یعنی کہ ان کانگریس، اگر فرد کی حقیقی ذات اور مثالی ذات میں تضاد ہو تو اس کو ہم عدم مطابقت کہتے ہیں.
रॉजर्स के नजदीक फर्द की हकीकी जात और मिसाली जात में तसादुम यानी तसाद ही उसके बहुत सारे मसाइल और परेशानियों की वजह बनते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है कि हमने उस इनकॉन्ग्रेंस को एज ए थेरेपिस्ट खत्म करना है। उसके लिए हम बहुत सारी इलाज की टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस एंड जेन्युइननेस है। ठीक है, मौक्कल मुर्तकिज तरीके इलाज का पहला असूल हमांगी और शफाफियत है। इसमें मौक्कल अपनी काबिलियत और सलाहियत को मुकम्मल तौर पर, हकीकी तौर पर और शफाफ मानों में इस्तेमाल करता है। मौलिज के लिए जरूरी है कि इलाज के दौरान वो मुकम्मल तौर पर मौक्कल के साथ अपनी हकीकी और शफाफियत की सतह पर काम करें। ठीक है, वो मौक्कल के मसाइल, परेशानियों, एहसासात और दुख को कबूल करने के लिए तैयार है। हम आंगी से मुराद हरगिज ये नहीं है कि मौलिज अपने मसाइल को खोल कर बैठ जाए और ना ही इलाज के लिए अपनी तरफ मोड़ दें, यानी अपने मसाइल और परेशानियों को मौक्कल के सामने बयान करना शुरू कर दे और मौलिज मौक्कल के हालात, मसाइल और परेशानियों से इसी तरह से आगाही हासिल करे कि मौक्कल को भी इसका मुकम्मल एहसास हो कि मौलिज इसके मसाइल को समझ रहा है। यानी आपने अपनी परेशानियां नहीं बतानी, आपने उसकी परेशानियों को सुनना है और फिर उसके सामने बयान करना है ताकि उसको आगाही हासिल हो सके कि उसकी कौन कौन सी परेशानियां हैं। फिर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। इससे मुराद ये है कि मौलिज अपने मौक्कल को बगैर किसी शर्त के हर हवाले से कबूल करता है, उसका एहतराम करता है, उसकी कदर करता है। इससे मौलिज को कोई जाती फायदा नहीं होता, बल्कि इंसानी बुनियादों पर वो अपने मौक्कल को कबूल करता है। मौलिज मौक्कल को इसकी तमाम तर खूबियों और खामियों समेत कबूल कर लेता है। मौक्कल को आज़ादी हासिल होती है कि वो अपने ख्यालात, एहसासात, मस्बत और मनफी बगैर किसी तनकीद और खौफ के उनको दरियाफ्त करे। मस्बत तकरीम का रवैया मौक्कल के लिए हौसला अफजाई पैदा करता है कि वो अपने दुख को दरियाफ्त करे और उसको बयान भी करे। अपने गैर तबी ख्यालात और एहसासात और अपनी परेशानियों को खुलकर बयान करे। मौक्कल को यकीन हो कि उसके ख्यालात, एहसासात और परेशानियां सुनकर मौलिज की तरफ से इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कमेंट पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो तभी हम उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहेंगे। एम्पैथी, पुटिंग oneself into the other's shoes। ठीक है, उसकी नजर से प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक्टिव लिसनिंग करें। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग ये होती है कि जिसमें आप जज नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरे की बात को बगौर सुन रहे होते हैं और किसी किस्म के जवाब के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे होते। हम उसकी हर बात को ध्यान से और गौर से सुनते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं। ठीक है, समराइज करते रहते हैं, जो भी वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है उसको हम समराइज करते रहते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते रहते हैं, जो भी वो बातें बताता है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक खातून मौलिज के पास आई और उसने कहा कि मुझे मर्दों से नफरत है, आई हेट मैन। मौलिज ने ये कहते हुए रिफ्लेक्शन पेश किया कि आपको सब मर्दों से नफरत है, यू हेट ऑल मैन। इस खातून ने कहा हो सकता है कि सब मर्दों से नहीं, क्योंकि ना तो वो अपने बाप से नफरत करती है और ना ही अपने भाई से नफरत करती है, तो वो भी मर्द ही हैं। मौलिज के साथ इस गुफ्तगू के दौरान उसने दरियाफ्त किया कि बहुत से मर्द ऐसे हैं जिनके लिए लफ्ज नफरत गैर मुनासिब है। नतीजतन खातून ने कहा कि दरअसल वो ये कहना चाहती है कि मैं ज्यादा मर्दों पर एतबार नहीं करती। रिफ्लेक्शन को हमेशा इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बेशुमार मौलिज जो बिल्कुल नए होते हैं उसको बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करने लगते हैं और तोते की तरह जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। रॉजर्स का कहना है कि रिफ्लेक्शन मौलिज के दिल से निकलता है क्योंकि उसके अंदर हकीकत होती है, हमांगी होती है और शफाफियत होती है। ठीक है जी, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? मौक्कुल को खुद पर एतबार करना सीख लेता है, मौक्कुल को तशवीश कम करती है और खौफजदा ख्यालात को तर्क कर देता है, सेहतमंदाना ताल्लुकात पैदा करना सीख जाता है, फर्द के अंदर नए तजुर्बात और ख्यालात जन्म लेते हैं,
अफसरदगी में कमी पैदा हो जाती है, तौकीर ज़ात में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इजाफा होता है, जो कि बेसिक मकसद है क्लाइंट सेंटर थेरेपी का। अपनी काबिलियत और एहसास को बयान करने की काबिल हो जाते हैं। माजी की गलतियों पर जो पछतावा होता है, गिल्ट फीलिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। तनाव की कैफियत कम होना शुरू हो जाती है। मजमूई तौर पर फर्द में सेहतमंदाना तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, ये सारी मुख्तलिफ तरीके इलाज था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थेरेपी की तरफ, जो कि साइकोड्रामा है। साइकोड्रामा जैकब एल मोरिनो ने इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि तहलील नफ्सी के तरीके इलाज में दो बुनियादी खामियां हैं। पहली खामी तो ये है कि वो ग्रुप के मुकाबले में फर्द को अहमियत देता है और ग्रुप को नज़रअंदाज कर देता है। दूसरी खामी ये है कि तहलील नफ्सी अल्फाज पर जोर देती है और फर्द की हरकत और अफ़आल को ये अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। पहली खामियों को दूर करने के लिए मोरिनो ने ग्रुप साइकोथेरेपी इंट्रोड्यूस कराई और दूसरी को दूर करने के लिए उन्होंने नफ्सी ड्रामा यानी कि साइकोड्रामा इंट्रोड्यूस कराया। नफ्सी ड्रामे और आम ड्रामे में क्या फ़र्क है? नफ्सी ड्रामा आम ड्रामों से मुख्तलिफ होता है। नफ्सी ड्रामा एक बेसाख्ता ड्रामा होता है जिसमें हिस्सा लेने वालों को अपने मुकालमों और किरदार पहले से मालूम नहीं होते। नफ्सी ड्रामा में हिस्सा लेने वालों में मामूल या मरकजी किरदार, प्रोटोगोनिस्ट, हदायतकार, डायरेक्टर, ऑक्सिलरी ईगो, इमदादी या ना हदायतकार की मदद करने वाले लोग शामिल होते हैं। नफ्सी ड्रामा एक मखसूस किस्म के स्टेज पर किया जाता है, जो कि स्कूल, कार, दफ्तर भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें मामूल अपना कोई जाती मसला पेश कर सकते हैं। नफ्सी ड्रामे की नफ्सी ड्रामे में नाजरीन में से कोई फर्द चाहे तो नफ्सी ड्रामा में शामिल हो सकता है। आम ड्रामा के नाजरीन पैसिव होते हैं, जबकि साइको ड्रामा में जितने भी नाजरीन होते हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो प्ले का हिस्सा होते हैं। नफ्सी ड्रामे का मकसद ये है कि फर्द अपने मसाइल बजाय अल्फाज में बताने के ऐसे माहौल में अमली तौर पर पेश करे जो माहौल आज़ाद हो और मसले से करीब तर हो। इस तरह फर्द के अंदर कई ऐसे जज्बात और ख्यालात का इजहार होता है जो असल मौके पर खौफ या तशवीश की वजह से नहीं कर पाते हैं। इस तरह मौकल अपने लाशौरी महरक़ात से आगाही हासिल करता है और अपने आप में खुद एतमादी और जज्बात और ख्यालात का इजहार करने की सलाहियत पैदा करता है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ साइको ड्रामा, सबसे पहले प्रोटोगोनिस्ट यानी कि मरकजी किरदार है, ठीक है। यह ऐसा फर्द जिसको ड्रामे में के थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुंतखब किया जाता है, उसको मरकजी किरदार, हीरो या प्रोटोगोनिस्ट का नाम दिया जाता है। मोमिनीन, ऑक्सिलरी ईगो, ये वो अफराद होते हैं जो कि ड्रामा के दौरान मौकल की मदद करते हैं। ये अफराद मौकल की सहूलत के लिए वो किरदार अपनाते हैं जो मौकल के लिए अहमियत के हामिल होते हैं। ये अफराद ड्रामा में वो थीम जो कहानी चल रही होती है इसके मुताबिक अपने किरदार को अदा करते हैं, यानी कि ये सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। ऑडियंस ऐसे अफराद का ग्रोह जो ड्रामा देख रहे होते हैं, बवक्त ज़रूरत ये मौकल के किरदार की तारीफ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, उसके ऊपर तबसरा भी करते हैं। ये आमतौर पर मौकल के अकारिब, दोस्त, मौलिज के मोमिनीन या दीगर अफराद शामिल होते हैं। स्टेज ऐसी जगह जहाँ पर ड्रामा पेश किया जाता है। द फिजिकल स्पेस इन विच द ड्रामा इज परफॉर्म्ड, उसको हम स्टेज कहते हैं। डायरेक्टर, हदायतकार, एक ऐसा तरबियत याफ्ता फर्द नफ्सी ड्रामे का माहिर हदायतकार होता है जो कि आमतौर पर थेरेपिस्ट होता है, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेंट्स को हदायत जारी करता है। 3 मराइल होते हैं इसके। सबसे पहले वार्म अप होता है। इसमें ग्रोह के अरकान या सामीन आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करते हैं। इनका आपस में तामुल पैदा होता है और उनका फोकस जो है वो मौकल के मसाइल होते हैं जिस पर ये आपस में ड्रामे से पहले बाहम गुफ्तगू का तबादला
کرتے ہیں. پھر ہارٹ آف دا سیشن ہے, یہ وہ مرحلہ ہے جب ڈرامہ عام نوعیت کا حامل ہوتا ہے, یعنی کہ اپنی پیک پر ہوتا ہے, جہاں پر وہ اپنے اپنے رول پلے کرتے ہیں, اور اس مرحلے پر مختلف تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے جن کی مدد سے موکل کے مسائل کو باہر لایا جاتا ہے اور موکل کو ان کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھنے میں مدد دی جاتی ہے. شیئرنگ ایٹ دی اینڈ, جب ڈرامہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے تو معالج ہدایتکار ڈرامہ کی سنجیدگی سے معائنہ کرتے ہیں. اس میں موکل کے کردار کا معائنہ تجزیہ شامل ہوتا ہے, اور ان افراد کو جو اس میں کسی بھی صورت میں شامل ہوتے ہیں, چاہے وہ سامعین ہوں یا معاون کا کردار ادا کریں, یہ سب کا تجزیہ کیا جاتا ہے. پھر ٹیکنیکس آف سائیکو ڈرامہ کی بات کریں تو سب سے پہلے رول پلینگ ہے. اس ٹیکنیک میں موکل سے اس کو اپنا حقیقی کردار ادا کرنے کو کہا جاتا ہے, یعنی فرد کو اس کو زندگی کے متعلق واقعات کو پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اور موکل اپنی روزمرہ زندگی میں جن ذمہ داریوں سے گزر رہا ہوتا ہے ان کو اداکاری کہا جاتا ہے. رول ریورسل, اس میں موکل کو اس کے ذاتی حقیقی کردار کے برعکس کردار ادا کرنے کو کہا جاتا ہے, یعنی کہ اگر وہ طالب علم ہے تو اس کا استاد کردار, افسر ہے تو ماتحت کا کردار, باپ ہے تو بیٹے کا کردار ادا کرنے کا کہا جاتا ہے. اس میں 3 طرح کے رول کرائے جاتے ہیں, مظلوم کا رول, ظالم کا رول اور نارمل فرد کا رول. ٹھیک ہے. پھر خود کلامی سولیڈیٹی, موکل سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسائل پریشانیوں اور الجھنوں سے متعلق خود کلامی کرے, یعنی خود سے ہی سوال کرے اور خود ہی ان کے جواب دے. میرر ٹیکنیک بھی یوز کی جاتی ہے. اس ٹیکنیک کا مقصد دراصل موکل کو آگاہی دینا ہوتا ہے کہ دوسرے افراد کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس کے متعلق کیا رائے ہے. ٹھیک ہے. دوسرے افراد کی اس ٹیکنیک میں فرد خود کو سامعین میں بٹھا دیا جاتا ہے اور سامعین میں سے کسی کو اس کے کردار کو ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, تاکہ موکل کو احساس ہو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, اس سے کیسے متاثر ہوتے ہیں, تاکہ موکل کو اپنے رویہ اور کردار کو بہتر طور پر ادراک کر سکے. ایمپٹی چیئر ٹیکنیک, اس ٹیکنیک میں موکل کے سامنے خالی کرسی رکھ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پر کوئی بیٹھا ہے اس سے گفتگو کرے. جب موکل خالی کرسی پر اپنے مخالف کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے, اس سے گفتگو کرتا ہے یا بحث کرتا ہے, تو اس کے جو پوشیدہ پہلو ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. معاونین سے فرد کا کردار ادا کروانا, جب موکل اپنے کردار کو آگے نہ بڑھا رہا ہو, یعنی کسی مشکل یا مزاحمت کو شو کرے, تو اس کے جو معاونین ہوتے ہیں ان کو اس کے کردار کو ادا کرنے کو کہا جاتا ہے. ڈبلنگ, اس ٹیکنیک میں معاونین کو سہولت فراہم کی جاتی ہے, وہ اپنے نقطہ نظر جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ پیش کریں. خوابوں کا عملی آدھا ڈریم ڈرامہ, موکل سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس نے خواب دیکھا ہے اس کو ڈرامہ کی صورت میں پیش کریں, اور جو بھی اس کی فیلنگز آئی تھیں, جو بھی اس کے حالت ہوئی تھی, جو بھی اس نے فیل کیا تھا, جس قسم کی اس کی کیفیت ہوئی تھی, اس کو بھی پیش کرے. فیوچر پروجیکشن, اس ٹیکنیک میں موکل سے کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو مستقبل میں کیسے دیکھ رہا ہے, کہ وہ شخصیت میں بنے گا. ٹھیک ہے. اس کو پرفارم کرنے کو کہا جاتا ہے. گروپ شو شیئرنگ, نفسی ڈرامے کا یہ عام عمل ہے. اس میں تمام عمران کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے جذبات اور ممکنہ حال کو پیش کریں جو کہ انہوں نے نفسی ڈرامے سے اخذ کی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو تمام سائیکو تھراپیز آپ سے ڈسکس کی ہیں. اس کو آپ کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اسپورٹ سائیکالوجی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ جو پیراڈائمس ہیں, ایریاز آف سائیکالوجی ہیں, اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ ساری بیسک تھراپیز ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ استعمال کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو آج کا لیکچر بہت آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا. میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی تھراپیز ہیں ان کو سمرائز کر سکوں اور ان کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس اینڈ بی دا بیسٹ.